हेलो दोस्तों, आज हम संविधान शुरू करने वाले हैं, जो हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए इन क्लासेस को शुरू करवा रहे हैं। 10 से 15 हमारी ये क्लासेस होंगी और इन क्लासेस के बाद आपकी एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी मेरे थ्रू अच्छे तरीके से। मैं अगर आपको बोलूँ कि आप इन क्लासेस को लो तो इनसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन फँस जाएँगे, ये फँस जाएँगे, क्वेश्चन यहीं से ही लग जाएँगे। लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो प्रेशर होता है और हम ना चाहते हुए भी क्वेश्चन को गलत कराते हैं, तो वो उसका रीज़न होता है प्रैक्टिस की कमी। जैसे ही हम संविधान को ख़त्म कर लेंगे, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस इनकी करा दूँगा संविधान के क्वेश्चंस की, कि आपके एग्ज़ाम में बनने वाला क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो बस यही बोलना है आपका कि आप थोड़ा टाइम देकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बाद जैसे ही आप लास्ट तक जाएँगे, आज आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, तो आपको 100% इन चीज़ों से फ़ायदा ही होगा। ठीक है? तो हम आज संविधान स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे संविधान के विकास को देखेंगे। ठीक है? तो इन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं संविधान। संविधान क्या है? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ कि संविधान क्या है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है, उसी को संविधान बोला जाता है। जैसे कि अब हमारे फंडामेंटल हमारे कुछ अधिकार हैं कि हम किसी भी कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं, हम कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये सारे हमारे अधिकार हैं। इनके लिए हम हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ठीक है? तो संविधान का विकास कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। इसमें क्या है कि थोड़ी डेट ज़्यादा बताई गई हैं। आप कुछ-कुछ चीज़ों पे ध्यान रखेंगे जिन्हें मैं इम्पोर्टेंट टिक करूँगा, बाकी को आप थोड़ा कर साइड कर देंगे, जो हमने थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके लिए लिखी गई हैं। ठीक है? जिनसे आज तक क्वेश्चन नहीं देखा गया। और हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट तक होगा, तब तक हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सब्जेक्ट भी पढ़ चुके होंगे, सब्जेक्ट वाइज़ और इनकी प्रैक्टिस भी हम कर चुके होंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। ठीक है? संविधान का विकास 2 भागों में हुआ था। पहला किससे हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था। कब से कब तक? तो 1773 से लेके 1853 तक। ठीक है? तो आप सभी को पता है कि 1857 में क्रांति हो गई थी। ठीक है? 1857 की क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अधिकार को सौंप दिया गया, या बागडोर जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। ठीक है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से और 1947 तक चला। 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया, जिसके बाद हमने अपना खुद का संविधान बनाया। जगह-जगह हमारे लोग गए, हमारे जो संविधान के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे, वो जगह-जगह गए। उन्होंने जग कई देशों का संविधान को पढ़ा और वहाँ से जो भी चीज़ें थी वो लीं। उसके बाद हमने अपनी एक रूल बुक बनाई। ठीक है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अब पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब ये 2 चीज़ों में हो जाएगा। ये इतिहास में भी पढ़ाया जाएगा आपको और यहाँ भी थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी के राजलेख के द्वारा, चार्टर एक्ट था उसके द्वारा की गई थी। कब? 31 दिसंबर कब 31 दिसंबर 1600 में कहाँ? ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है? इसमें ब्रिटेन में हस्ताक्षर किए गए। कुल भागीदार कितने थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो 217 थे। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुल खर्चा कितना आया? 30,133 पाउंड। ये आपको याद रखना है कि कंपनी को पूर्व की तरफ जो देश थे उनमें 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। ठीक है? अधिकार एक पत्र की तरह ही मिला। उसी को पहला संविधान बोला जाता है कि हाँ भाई ये पहला वो दिया गया था। ठीक है? कंपनी की देख-रेख के लिए। ठीक? उसमें क्या बोला गया था? एक गवर्नर होगा और 24 सदस्यों की एक परिषद होएगी। 24 सदस्यों की एक परिषद होगी। पहले नाम क्या था? तो गवर्नर एंड हिज काउंसिल था। पहले जो गवर्नर और उसकी परिषद था तो उसका नाम क्या था? तो गवर्नर एंड हिज काउंसिल इनको बोला जाता था। उसके बाद में नाम को चेंज किया गया और नाम को क्या कर दिया गया? तो नाम कर दिया गया निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। ठीक है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता था। 1726 का राजलेख आया। ठीक है? तो उस राजलेख में क्या बोला गया? इस अधिनियम या एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे,
गवर्नर और उनकी परिषद जो थी वो कानून बना सकती थी। कानून बनाने को उनका कानून बनाने के लिए उन्हें अधिकार दे दिया गया। जब ये गवर्नर इंडिया में आ गए तो 1726 में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया जिसमें बताया गया कि कलकत्ता, कौन से, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये प्रेसिडेंसिया जो थी, इनके इनमें जो गवर्नर थे और उनकी परिषद थी, वो यहाँ के लिए कानून बना सकते थे, लॉ बना सकते थे कि हमें इन लोगों को कैसे कंट्रोल, या हमने क्या करना है, या हमने अपनी कंपनी को यहाँ किस तरीके से चलाना है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इसमें क्या था, ब्रिटिश पीएम नॉर्थ द्वारा एक समिति का गठन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया। ठीक है, ठीक, इसके नॉर्थ, पीएम नॉर्थ द्वारा इस समिति का गठन किया गया था और उसी समिति की सिफारिश पर इसको पास किया गया था। उद्देश्य क्या था उस इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कंपनी के प्रशासन की देखरेख करना। जो कंपनी वहां पे प्रशासन चल रहा है तो उसकी देखरेख करना। ब्रिटेन में संरचना हुई इसकी, ब्रिटेन में क्या बनाई गई, इसकी बॉडी या ड्राफ्ट सा बनाया गया। इसमें क्या था, एक निदेशक मंडल था, हित अधिकारों का मंडल था। ठीक है, और निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल इसमें बताया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद क्या होता है, इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहले जो क्या था उसमें था 1 वर्ष का था कार्यकाल इन सब का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ कि 1 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स के सदस्य 24 प्रत्येक वर्ष, जो 24 सदस्य थे वो, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स के, ठीक है, उनका क्या था, उनमें प्रत्येक वर्ष में क्या होगा, 1/4 भाग रिटायर कर दिए जाएंगे उन 24 सदस्यों में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछा जाता है कि कौन से एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो कौन सा एक्ट था, तो वो एक्ट हो जाएगा हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। और और प्रथम गवर्नर जनरल, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना, तो वो बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको याद यहाँ रख भी सकते हैं आप, नहीं भी रख सकते, ये हिस्ट्री के हैं, ये बस यहाँ से स्टार्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनना, तो उसी वजह से ये एक्ट आए, इनकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो इस वजह से हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव बना दी गई। ठीक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, तो कौन से हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, जिसको कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना कब था, तो बनाया गया था 1774 में। ठीक है, एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था। कलकत्ता में सुप्रीम हाई कोर्ट के जज कौन थे, न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, वाइट थे, लेमेस्टर थे और चैम्बर थे। ठीक है, वाइट, लेमेस्टर और चैम्बर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेमेस्टर जो है वाइट वाइट बॉल से खेल रहा है, कहां पर, चैम्बर में बैठ के। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, एक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कब आया, 1781 में। ठीक है, तो इस अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। तो 1781 में जो संशोधनात्मक अधिनियम आया था उससे क्या किया गया, कलकत्ता सरकार जो थी उसको बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार और मिल गया। पहले कलकत्ता में ही बना सकते थे, लेकिन अब क्या था, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकते थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के परिषद, गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसका क्या था कि वो जो है गवर्नर जनरल के कामों में और उनकी परिषद के कामों में टांग नहीं अड़ा सकता। सीधी सीधी भाषा में बोलने जाए तो उन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो जो जय कर रहे हैं उनको करने दिया जाएगा। ठीक है,
सुझाव किसने दी, सुझाव के लिए किस समिति ने इसका सुझाव दिया था? तो परवर समिति ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है 1781 के संशोधनात्मक एक्ट के बाद पीट्स इंडिया अधिनियम। कब आया था ये? तो ये आया था 1784 में। कब? तो 1784 में आ गया। तो इस अधिनियम से क्या हुआ? इस अधिनियम से हुआ क्या? इस अधिनियम द्वारा कंपनी के नियंत्रण वाले भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो आया था, तो जहां पर इंडिया के अंदर ब्रिटिश कंपनियां राज कर रही थी, कब्जा हो चुका था, तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाने लगा? उन भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य, व्यापार एवं राजनीति को अलग अलग कर दिया गया। अभी तक क्या चल रहा था कि अंग्रेज यहाँ पर आए थे इंडिया के अंदर, तो व्यापार करने के हिसाब से आए थे, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे सेना ला के व्यापार के साथ राजनीति भी यहाँ पे शुरू कर दी। तो क्या कहा गया पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में कि व्यापार और राजनीति इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया कि व्यापार के लिए अलग कमेटी होएगी, राजनीति के लिए अलग होएगी। ठीक है, व्यापार कार्यों पर निदेशक मंडल का नियंत्रण था, जबकि राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रक मंडल का अधिकार नियंत्रण था। तो व्यापारिक कार्यों पर जो अब नियम या कानून बना सकता है वो निदेशक मंडल बना सकता है, जबकि राजनीतिक कार्यों पर कौन? नियंत्रण मंडल बनाएगा कानून। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे हम अपने नए पेज पे, तो आ जाएंगे आगे। तो कुल सदस्य कितने थे किसमें? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 वाले में। तो ये जो है नियंत्रक मंडल में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्यों की संख्या थी 6। ठीक है, अब ये रहा नियंत्रण मंडल के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 संख्या हो जाएगी, 6 मेंबर थे। ठीक, अब आ जाते हैं नियंत्रक मंडल की स्थापना। जो ये नियंत्रक मंडल था, इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ही की गई। ये तो फिर से रिपीट हो गया, कुल सदस्य 6, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। तो 6 कैसे कैसे थे? तो एक तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर था। कौन था? एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक राज्य सचिव था, 4 प्रीवी काउंसिल थी। कौन थी? तो 4 प्रीवी काउंसिल से थे। तो कितने हो गए? 6 हो गए। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर हो जाएगा, एक राज्य सचिव हो जाएगा, और 4 प्रीवी काउंसिल से सदस्य आते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। पहले क्या था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट से पहले, कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? उनकी 4 थी। उसमें से क्या किया? उसमें से एक सदस्य को कम कर दिया गया 1784 वाले एक्ट से, और उसे घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा से ना तो युद्ध ना कोई संधि कर सकते हैं। तो क्या कहा गया 1784 वाले में कि कोई भी इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा से, जैसे किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, अब आपको पता ही है कि संधि समझौते हो जाते थे। ठीक है, तो क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना कोई भी गवर्नर ना तो किसी भी भारतीय राजा से युद्ध करेगा, ना उनसे कोई समझौता या ट्रीटी करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई? कंपनी को, ब्रिटिश इंडिया काउंसिल को 20 वर्ष, ब्रिटिश ईस्ट ब्रिटिश ब्रिटेन इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के व्यापार का अधिकार पुनः। 1793 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ? जो कंपनी इंडिया में आई हुई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसे क्या हुआ? तो उसे 20 वर्षों के लिए पुनः व्यापार का अधिकार मिल गए उसे। नियंत्रण मंडल के सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। यानी कि जो लोग भारत में इनके निर्देशक नियंत्रण मंडल में काम कर रहे हैं, उनका वेतन भी भारत से ही जाएगा। जो भारतीय इंडियन रेवेन्यू होएगा, उसी से इनकी सैलरी दी जाएगी। ब्रिटिश भारत में लिखित कानून द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। अब क्या हुआ कि पहले ऐसे ही भेज दिया गया इन्हें, फिर ये जो अधिनियम आया, ये
चार्टर एक्ट जो आया हमारा, इसमें क्या बोला गया, इसमें 1793 वाले चार्टर एक्ट में बोला गया कि ब्रिटिश भारत में जिन क्षेत्रों पर, भारत के जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश का राज था, उनमें लिखित कानून द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। अब लिखित प्रशासन आ गया है, तो एक तरह का ये भी इन्हें संविधान की तरह ही एक बुक, एक नियम कानून का एक ड्राफ्ट बना के दिया गया, एक किताब बना के दी कि हाँ भाई आपने ऐसे 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 चीजें करनी है। इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या था कि कंपनी का अकेला अधिकार था यहाँ पे, उसको समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को किस चीज के लिए छोड़ा गया कि कंपनी सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये कौन से, ये 1813 के चार्टर एक्ट में बताया गया। ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं हम आगे, अपनी आगे की स्लाइड पर। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया जाएगा किस अधिनियम से, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बताया गया। ठीक, क्या कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है इंडिया के अंदर अब किया जाएगा, भारत के अंदर किया जाएगा। 1833 का एक्ट आ जाता है, तो उसमें क्या बताया जाता है, 1833 का चार्टर अधिनियम, कंपनी का व्यापार अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले कौन से में बढ़ाया गया था 20 वर्षों के लिए, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से में बढ़ा दिया गया था। तो 1793 वाले चार्टर एक्ट में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, अब 1833 तक 20 वर्ष हो लिए। ठीक, 20 वर्ष 10 वर्ष ज़्यादा ही हो लिए अगर देखा जाए तो। 93 और 20 कितने हो जाएंगे, 23 होते। हाँ, तो इसके 30 साल बाद 20 वर्षों का लिए जो है इनका अधिकार कंपनी का फिर से बढ़ा दिया गया। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये कंपनी के जो थे, इन व्यापार का इनका अकेला अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूछा जाता है, ये चीज आपको एक बार याद ना भी रहे तो चलेगा, पर ये जो चीजें हैं ना कि कौन से अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ये चीजें पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, बंगाल का था ये। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। और इंडिया का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो वो भी बेंटिक ही हो जाएगा। कौन, विलियम बेंटिक ही हो जाएगा भारत का पूछा जाएगा, क्योंकि अब बंगाल से खत्म करके पूरे इंडिया का बना दिया गया एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। जब अब ये जो विलियम बेंटिक बनाया गया पहला भारतीय गवर्नर जनरल, इसको एक अधिकार मिला कि ये संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। ठीक है। अब देश हमारा, कानून ये लोग बना रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए फिर कुछ चीजें हुई, कुछ आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, उनको हम हिस्ट्री के लिए ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाते, हम अपने टॉपिक की तरफ ही चल देते हैं। ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी कि एक लो मेंबर शामिल किया गया। ठीक है। जो कार्यवाही में बहस कर सकता था लेकिन वोट नहीं दे सकता। जो गवर्नर जनरल था, इस यहाँ पे एक लो मेंबर बनाया गया, एक विधि सदस्य। उसका काम क्या था, वो सिर्फ जो कार्रवाई होगी किसी अधिनियम को पास कराने के लिए, जो कार्रवाई की जाएगी, जैसे आप संसद में देखते हैं कि कार्रवाई होती है, इधर से भी बोल रहे होते हैं लोग, उधर से भी बहस हो रही होती है, उस पर डिबेट होती है। तो ये क्या था, ये लो मेंबर, इसको अधिकार था सिर्फ बहस करने का। उसके बाद क्या होता है, बहस के बाद वोटिंग होती है कि हाँ कितने सदस्य क्या चाहते हैं कि ये एक्ट पास हो और कितने चाहते हैं कि ये एक्ट पास ना हो। तो उसी के लिए ये सिर्फ बहस कर सकता था, वोट देने का इसका अधिकार नहीं था। ठीक है। अब ये थोड़ी नोट करने वाली बात है, भारत का प्रथम विधि आयोग, भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 में किया गया। जिसका अध्यक्ष कौन था, तो मैकाले था। कौन था अध्यक्ष, तो मैकाले था। इस अधिनियम द्वारा 1843 में गवर्नर जनरल एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। यह अधिनियम जो आया था 1843 में, 1843 का जो अधिनियम था, इसमें जो गवर्नर जनरल था एलन ब्रो,
एलन ब्रो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। अब आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, आपसे सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है, इसको भी भूल जाओ। किस दास प्रथा को समाप्त किसने किया था, कौन था वो, तो कौन था, गवर्नर जनरल एलन ब्रो। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम आता है, क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट था। कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया, विधायी का विधायी कार्य हो जाएंगे और प्रशासनिक कार्य हो जाएंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो जाएंगे। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अपने कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। अब जैसे हमारी संसद है उस तरीके की यहाँ पे विधान परिषद बना दी गई कानून बनाने के लिए, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, जिसमें कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य थे 12। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया। जो लो मेंबर था, जो ये वही लो मेंबर है जिसको किसी भी अधिनियम पर बहस करने का अधिकार था लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं था। इसको क्या किया गया, इसे अब पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक है। निदेशक मंडल, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या क्या थी, पहले 24 थी, इसे घटाकर क्या कर दी गई, 24 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, तो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 सदस्यों में से 6 सदस्य जो थे, 6 सदस्य जो थे ये कहाँ से हो जाएंगे, ये तो ब्रिटिश क्राउन से हो जाएंगे। ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजे गए थे, जिन्हें ये नॉमिनेट करते थे, ब्रिटिश क्राउन जिनको नॉमिनेट करता था। 18 में से 6 वो हो जाएंगे। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होंगी। जो कंपनी में जो 6 सदस्य हैं ये तो नॉमिनेट कर दिए गए, ठीक है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या बोला गया कि 6 सदस्य जो होंगे, उसमें पहले तो ये कि 24 सदस्य तक घटाकर 18 कर दिए गए। उन 18 में से भी क्या बोला गया कि 18 में से 6 जो होंगे उन्हें ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करके भेजेगा। बाकी 12 जो होंगे उन्हें क्या, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे, एक प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि आप हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ऐसे एक एग्जाम होगा, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। अब ये तो था, हमने कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा, ये था हमारा 2 भागों में हुआ संविधान का विकास, ये 1773 से 1853 तक का था। अब क्या होता है, बीच में क्रांति हो जाती है 1857 की। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, मेरठ, आपको याद होगा बहादुर शाह जफर, आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि 1857 में इंडिया के अंदर एक क्रांति हो गई, जहाँ से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंची, और उस भीड़ को दबाने के लिए अंग्रेजों को प्रयास करने पड़े। कुछ उन्हें मतलब लॉस तो हुए, उनके भी लोग मारे गए, ठीक है। पर इस 1857 की क्रांति को क्या हुआ, दबा दिया गया। तो उसके बाद आ जाता है कि कंपनी से अधिकारों को छीन लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अब बागडोर चली जाती है सारी चीज़ों की। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब से कब तक, 1858 से 1947 तक संविधान का विकास, संवैधानिक विकास को अब हम पढ़ने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, जिसमें क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डर्बी द्वारा एक प्रस्तावित बिल पेश किया गया, कब, 2 अगस्त 1858 को। ये एक बिल पेश किया गया, जिस बिल को पारित कब किया गया, इस बिल को पारित किया गया 2 अगस्त 1858 को, इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम जो था, हस्ताक्षर किसने किए इस पर, तो रानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर कर दिए। भारत में शासन का अधिकार कंपनी से ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो आप पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नया पद आया, जिसको क्या बोला गया, भारत का वायसराय। अब जैसे कैनिंग बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल था ये कैनिंग, कहाँ का, भारत का। इसको, इसके पद को खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल वाले को। तो अब क्या बना, प्रथम वायसराय, तो कैनिंग को ही बनाया गया। खत्म, ये गवर्नर जनरल अंतिम जो था ये कैनिंग था,
और प्रथम वायसराय भी कैनिंग था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे हरियाणा ग्रुप डी में ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके संविधान के, जो कभी कभी क्या होता है कि संवैधानिक विकास से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी आर्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो हम फोकस भी ज़्यादा आर्टिकल पे ही करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख लेना, ये अधिनियम, इनसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि ये अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वॉइसरॉय, ये 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। तो कहाँ पढ़ा गया? 2 अगस्त 1858 को तो बिल पारित हो गया। अब क्या हुआ, 1 नवंबर 1858 को जो कैनिंग जी बन गए भारत के वायसराय। अब इन कैनिंग जी ने ये इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया, हाँ भाई मैं जो है गवर्नर जनरल से वायसराय बन गया हूँ, ऐसे जो भी लिखा हुआ था और बहुत सारी चीजें वो बताएंगे। भारत शासन अधिनियम 1858, इस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल एवं नियंत्रण मंडल को समाप्त किया गया, दोनों चीजों को ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, नया पद भारतीय सचिव बनाया गया, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, बनाया गया। सहायता के लिए 15 सदस्य की एक परिषद बनाई गई, किनकी? भारतीय सचिव जो बनाए गए उनकी हेल्प के लिए 15 लोगों की एक परिषद बनाई गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा भेजे गए और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा भेजे गए। ठीक, भारतीय सचिव एवं भारतीय परिषद के सदस्यों का वेतन वही वाली चीज है कि भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, भारत को लूट रहे हैं, यहीं से इनकी सैलरी जा रही है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आ जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? सहयोग नीति, सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता भी हम इसको बोल देते हैं। किसको किसको बोल देते हैं हम ये? 1 मिनट रुकिएगा भाई, जरा पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सहयोग, इसे के अन्य नाम क्या थे? तो सहयोग की नीति, उदार निरंकुशता की नीति और भारतीयों को शासन में शामिल किया गया। अब जो था 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम जो आया उसमें क्या किया गया कि भारतीयों को भी शासन जो कर रहे थे, ये लोग जो रूल वूल बना रहे थे, इनमें क्या किया गया, भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बनारस के राजा को शामिल किया गया, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया और सर दिनकर राव को भी शामिल किया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। जो गवर्नर जनरल जो थे उनको अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इनका जिनका कार्यकाल कितना होता था, इनके सदस्यों का 6 से 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते थे, इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को, ठीक है, अधिकार दिया गया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये विशेष कानून स्पेशल लॉ बनाने का भी अधिकार दिया गया। ठीक, अब आगे आ जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड शुरू हुआ, कौन से अधिनियम से? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, जो इंडिया के लिए बजट बनाया जा रहा था उसमें क्या था, ये ही बनाते थे, ये ही चलाते थे, तो इंडिया वाले कुछ नहीं पूछ सकते थे। इंडिया के लोगों को शामिल कर तो लिया अपनी काउंसिल में कि हाँ भाई आओ तुम भी ये जो है हमारे शासन में शामिल हो जाओगे, लेकिन उन्हें पूछने का अधिकार नहीं था। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो आया 1892 वाला, उससे क्या किया गया कि भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होगी और अधिकतम 16 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। भारतीय परिषद अधिनियम आया 1909, अन्य नाम क्या था? मार्लो मिंटो सुधार कानून, इसको क्या बोल लेते हैं? मार्लो मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, कौन सी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा।
केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो केंद्रीय विधान परिषद में अभी तक के हाईएस्ट मेंबर कितने थे? तो 16 थे। उन्हें बढ़ाकर क्या कर दी गई? 60 कर दी गई। भारतीयों को बजट पर बहस करने की आजादी मिली। पहले क्या था? सिर्फ हम क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक, इससे पहले वाला अधिनियम जो था हमारा उसमें 1892 वाला, उसमें हमें अधिकार मिला था कि हम सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। ठीक, अब इसमें क्या अधिकार मिला हमको? 1909 वाले में, 1909 वाले में मिला कि हम भारतीय बजट पर बहस भी कर सकते हैं। भारतीयों को भारतीय परिषद में शामिल किया गया। जो भारतीय लोग थे उन्हें भारतीय इंडियन काउंसिल में शामिल किया गया। एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। जो वायसराय के लिए मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें क्या किया गया था? तो एसपी सिन्हा को उसमें शामिल किया गया, जो कि ये भारतीय थे और ये पहले भारतीय थे जिन्हें लॉर्ड की उपाधि, जैसे कि ये लॉर्ड लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, उसी तरीके से इन्हें भी लॉर्ड की उपाधि दी गई। किसे? एसपी सिन्हा को। ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। अन्य नाम क्या हो जाएगा? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। कौन सा? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। भारतीय सचिव एवं उनकी परिषद के वेतन व खर्चे राजस्व से होने लगे। भारतीय सचिव और उनकी परिषद के वेतन और खर्चे जो थे वो ब्रिटिश राजस्व से होने लगे। कि अब जो था, अब से पहले क्या था? तो उन्हें भारतीय राजस्व से दिया जाते थे, अब उनकी तनख्वाह, उनके वेतन भत्ते जो थे, अब क्या हुआ कि वो ब्रिटिश राजस्व से ही होने लगे। सहायता के लिए नया पद हाई कमिश्नर बनाया गया। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई 1919 के एक्ट से। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया। पहले क्या था? इससे पहले वाले में जो 1909 वाला था उसमें क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कौन से अधिनियम से? तो 1919 के अधिनियम से। पहली बार महिलाओं ने वोट कब किया? 1921 में किया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम को शुरू किया गया। केंद्रीय विषय को दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, केंद्रीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, लेकिन कुछ विषय जो थे उन्हें आरक्षित रखा गया। जैसे न्याय हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा और पुलिस हो जाएगा। इनको क्या रखा गया? इन्हें आरक्षित रखा गया। जो हस्तांतरित विषय थे, जिन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, वो क्या थे? स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और स्वास्थ्य हो जाएगा। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है। कौन सी? द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई और द्वैध शासन प्रणाली भी शुरू कर दी। केंद्रीय विधान परिषद को राज्य परिषद बनाया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसको चेंज करके क्या बना दिया गया? तो उसको चेंज करके बना दिया गया, राज्य परिषद बनाया गया। केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा बना दी। भारतीय शासन अधिनियम 1935, कब? 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। जो प्रांतों को थी उन्हें स्वतंत्रता मिली 1 अप्रैल 1937 को। अखिल भारतीय संघ बनाया गया, ऑल इंडियन यूनियन बनाई गई। भारत में संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्टों की स्थापना की गई। कब? 1 अक्टूबर 1937 में। ये फेडरल कोर्ट ही था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बना दिया गया। ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस। तो मोरिस गवेयर थे। कौन थे? मोरिस गवेयर। 4 अंग्रेज न्यायाधीश थे और 2 भारतीय न्यायाधीश थे। किसमें? फेडरल कोर्ट में, जो किस 1935 के अधिनियम से बनाया गया था। ठीक है। एम आर जकेवा, सर मोहम्मद सैलेमन। ठीक है। तो एम आर जकेवा जो भारतीय जज थे, एम आर जकेवा, और सर शाह मोहम्मद सुलेमान बर्मा, जिसको वर्तमान हम म्यांमार कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले म्यांमार जो था वो इंडिया का ही हिस्सा था। तो जैसे बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, और भी हैं चीज़ों को अलग कर दिया गया, श्रीलंका, ये सब अखंड भारत का हिस्सा होते थे। तो उसी तरीके से बर्मा, जो
जिसका वर्तमान नाम म्यांमार हो जाएगा, 1937 में ही अलग किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? तो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। ठीक है, 11 प्रांतों में चुनाव किया गया। उसके बाद क्या होता है? 1937 के चुनाव, 1937 1937 वाले, जब इस अधिनियम के तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव किया गया, तो उस 1937 के चुनावों में क्या होता है? 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। असम, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बना ली। ठीक है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में यूपी है में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई। ठीक है, तो यहाँ तो ये मद्रास, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी प्रांत, संयुक्त प्रांत, यहाँ पे तो क्या था, इन्हें बहुमत से जीत मिली। लेकिन असम, बॉम्बे इधर की साइड ने क्या, गठबंधन से इन्हें सरकार बनानी पड़ी। 2 प्रांत थे, पंजाब और बंगाल। मुस्लिम लीग की सहायता से यूनियन पार्टी की सरकार बनी इन दोनों में ही। पंजाब में क्या था? मुस्लिम लीग की सहायता से यूनियन पार्टी की सरकार बनी। और बंगाल में क्या था? मुस्लिम लीग के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। सिंध में सहकारी सहयोग 1943 में अलग हुआ। सिंध में जो सहकारी सहयोग था उसे 1943 में अलग कर दिया गया। कांग्रेस ने 18 माह तक शासन किया। ठीक है, ये चुनाव जीतने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। 8 जो प्रांत थे उनमें से त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस ने। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जो कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। जिसका समर्थन, मुक्ति दिवस का समर्थन किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा भी किया गया। ठीक, तो भाई आज की यही क्लास थी हमारी। देखो, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। मेरा काम है आपको सिर्फ थोड़े फैक्ट बताना, थोड़ी स्टोरी सी सुनाना। बाकी अगर जब तक आप 1-2 बार इन्हें खुद से याद नहीं करोगे, आपके ये याद नहीं होने की एक सच्चाई है। ठीक है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप खुद से कोशिश करोगे और आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगे, वो आपकी कमी। मैं जो इन पॉलिटी की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे पूरी कर दूंगा। प्रैक्टिस करने के बाद एक तो कन्फ्यूज़न ख़त्म होएगी, क्योंकि बहुत बार मैंने भी खुद ने एग्ज़ाम दिए, तो मैंने भी यही चीज़ फेस की है कि मुझे चीज़ें याद तो होती थी, लेकिन मैं ऑप्शन देख के कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता था। उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे, और जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो PYQ पॉलिटी के अलग अलग करवाए जाएंगे आपको, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, या जो पैटर्न फिलहाल फॉलो किया जा रहा है उस पैटर्न के भी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो बस मेरा मानना इतना ही है कि 40-45 मिनट की क्लास होएगी। हम अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करके हम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इतनी जल्दी जल्दी क्लासेज ये ख़त्म करवा दी। 40 से 45 मिनट की होएगी, और 10 से 15 क्लासेस में ही पॉलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और आप, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट में करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपका उसको रिप्लाई देंगे, और उस पे वर्क भी किया जाएगा। अगर थोड़ी सी गलतियाँ हुई हों उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, वॉइस में प्रॉब्लम हुई हो या बोलने में किन्हीं चीज़ों में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होने वाली है संविधान का विकास। ये तो संवैधानिक विकास था। ये संविधान सभा होने वाली है हमारी अगली क्लास, तो उस क्लास को हम कर लेंगे। तो अब हम आपको अपनी उसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सब अपना ख्याल रखिए।